हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है आपका सीबीएसई बोर्ड पेपर सॉल्यूशन 2020 क्लास 10th मैथमेटिक्स का बेसिक पेपर है जो 2020 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों थोड़ी सी इसमें एक सिलेबस की प्रॉब्लम है क्योंकि 2020 का सिलेबस कुछ और था। 2023 का जो 2024 का जो आप पेपर देने वाले हो उसका सिलेबस कुछ और है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस से आउट हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। उनको मैं बता दूंगा आपको कि ये पेपर में हमारे सिलेबस में नहीं है, उस हिसाब से हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब समय है प्री बोर्ड का। आपके स्कूलों में जो प्री बोर्ड चल रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि प्री बोर्ड आपके अच्छे चल रहे होंगे। तो दोस्तों आपके प्री बोर्ड में के बाद कुछ हेल्प करने के लिए हम कुछ सैम्पल पेपर की सीरीज लाने वाले हैं। तो सैम्पल पेपर किस तरह सॉल्व करने हैं, कैसे हमें आंसर लिखने हैं, कैसे स्टेप मार्किंग होती है, वो सब कुछ हम इस पेपर के माध्यम से डिटेल से समझेंगे कि कब स्टेप मार्किंग, कैसे हमारी मार्किंग स्कीम होती है। तो इसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें विद मार्किंग स्कीम दी गई है कि हम कैसे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं इस पेपर में कि हम पेपरों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा आते हैं इसमें पहले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा मैथमेटिक्स क्लास 10th का बेसिक पेपर है जो आपका टाइम मिलता है 3 घंटे मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स इतना 80 नंबर का है। 20 हमें इंटरनल मिलते हैं स्कूल की तरफ से। तो दोस्तों इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो इसमें आप देखेंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, आपके 4 सेक्शन है। चारों को वन बाई वन हम समझेंगे। तो हमारे पास सेक्शन ए है जो कि दिया गया है सिंपली आप देखेंगे इसमें जो सेक्शन ए है उसमें क्वेश्चन 1 to 20 हैं जो एक एक नंबर के हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, आपके ऑप्शन वाइज भी होंगे। सो देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 1 to 10। तो हमें करने हैं कि कौन सा क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय देम आर। सो पहले पूछा है कि हमारा जो पेयर है जो दिया गया है वो कंसिस्टेंट है। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, ऑलवेज कोइंसिडेंट, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। सो पहले बात तो हमें ये पता होना चाहिए कंसिस्टेंट क्या होता है। तो इसके जो पेयर होते हैं, एक तो होता है कंसिस्टेंट, ठीक है, एक होता है नॉन कंसिस्टेंट। नॉन कंसिस्टेंट, तो नॉन कंसिस्टेंट में क्या आता है, हमारा नॉर्मली पैरेलल आती है। और कंसिस्टेंट में आते हैं दोस्तों हमारे पास इंटरसेक्टिंग, और साथ के साथ आएगा हमारे पास कोइंसिडेंट। तो ये हमारे पास दो हैं जो कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट को डिफाइन करती हैं। तो हम देखेंगे इसमें बोला है सिंपली कंसिस्टेंट। सो ऑप्शन देखेंगे इसमें पैरेलल, ये ऑप्शन नहीं है हमारा। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, हाँ ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। सो कुछ थोड़ा सा अगर मैं रिमाइंड करूँ आपको तो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, ये जो है आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। तो उस चैप्टर में बताया गया होगा कि अगर ये तीनों पैरेलल, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो पैरेलल होंगे, अगर दोनों तीसरी अनइक्वल है तो ये आपकी कोइंसिडेंट होगी, अगर ये तीनों ही अनइक्वल हों तो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ आंसर इस तरह से था। तो हमारा देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट में पूछा गया द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, -2 एंड -3, 2। सो हमसे आंसर पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो इसका डिस्टेंस का फार्मूला होता था, तो डिस्टेंस का फार्मूला अगर याद हो आपको तो ये x1 होता था, ये y1 होता था, ये x2, और इसे हम y2 मान लेते थे। तो उस हिसाब से हमें मालूम है कि क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करना है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो आप देखेंगे इसमें तो x2 कितना है आपका 3 -3 का स्क्वायर प्लस -k2 का स्क्वायर। आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36,
और 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। 36 और 16 कितना आ जाएगा आपके पास, √52 आंसर आ जाएगा। तो इसका अगर हम आंसर ढूंढें तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 सही होगा हमारा। देखते हैं हम लोग, ऑप्शन ए हमारा आंसर है, तो ऑप्शन आ गया हमारे पास। सिंपली पूछा है आपसे, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा गया 8 cot स्क्वायर ए माइनस 8 कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है। सो आपको एक फार्मूला मैं रिमाइंड करा दूँ, ट्रिगोनोमेट्री में आपने 3 फार्मूले पढ़े होंगे, तो मैं तीनों को हल्का सा एक बार रिवाइज करा दूँ आपको। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक पढ़ा होगा आपने सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, एक पढ़ा होगा आपने कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सो इसमें देखेंगे आप 8 कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। सो 8 इंटू, इसकी वैल्यू देखिए आप, हमें फॉर्मूला में जो दिया है वो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर है। सो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बनेगा। अब अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, मैं सिंपली बोलूं कि अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लूं तो अंदर तो मालूम है ये माइनस के कॉट स्क्वायर ए होगा और ये प्लस के कॉसेक स्क्वायर ए होगा। सो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 8 बन जाए कितना होता है -8 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा फाइनली -8। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा -1, तो हमारा आंसर -8। सो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सी सही होगा। देखते हैं आंसर क्या है हमारे पास। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर है, तो हमारा करेक्ट आंसर है। टोटल सरफेस एरिया, सॉरी दोस्तों, इसमें आप देखें तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट टर्म से पूछा गया है। फर्स्ट टर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं, तो हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2020 का पेपर है दोस्तों, ये हमें ये सैम्पल पेपर नहीं है, ये टोटली हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है जो 2020 में पूछा जा चुका है। तो उस टाइम पे फर्स्ट टर्म हमारा एक टॉपिक हुआ करता था। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हिस्सा है, लास्ट एक्सरसाइज है उसमें, अगर आप देखेंगे तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में को देखते हैं। सिंपली इसमें हमको आंसर दे दिया गया है डी, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है। सो देखेंगे आप लोग, हमारे पास एक फैक्टर है 120। सो 120 का फैक्टर अगर हम करें तो हमारा 120 का देखोगे आप 12 इंटू 10 होगा। 12 का फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3, और 10 का करें तो 2 इंटू 5। सो आप देखोगे 1 2 3, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो ये हमारा क्या है, इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। सो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, डी। सो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो आपसे पूछा गया है नॉर्मली द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमारे पास इक्वेशन दी गई है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। सो हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन हुआ करती थी, आपको याद हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इधर करते हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है 4, v की वैल्यू कितनी है -6, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। सो डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला अगर आपको याद रिमाइंड कराऊँ तो d इक्वल टू 0 होता था, मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो हम 4ac को अगर उधर ले जाएं तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 4ac को इधर ले गए तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। सो हमसे डिस्क्रिमिनेट ऑफ द सॉरी आपको क्या है कि बराबर 0 नहीं रखना, वैल्यू आपसे पूछी गई है। मीन सिंपली d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डायरेक्ट आप वैल्यू रखें इसमें। वो तब हम d बराबर 0 तब लेते हैं जब हमारे पास इक्वल रूट दिए गए हों। सो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ अगर आप देखें तो b कितना -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 3 है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये हो जाएगा आपका -48। सो आप घटाओगे तो इसका कितना आ जाएगा -12 आंसर आ जाएगा।
सो आंसर देखते हैं हमारे पास डी, जो कि आंसर -12 दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमसे पूछा गया है कि इफ़ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, सो हमसे पूछा गया है पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। सो आप ध्यान से समझें, हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं। एक तो दिया गया है 0,0, दूसरा दिया है x,y, और मिड पॉइंट दिए इसके 3, -6। और हमें पता है मिड पॉइंट का जो रेशियो होता है वो 1/, रेशियो होता है। और एक और मालूम है हमें मिड पॉइंट, अगर ये x1 है, ये y1 है, और ये अगर x2 है, ये y2 है। सो हम जानते हैं मिड पॉइंट में x बराबर x1 + x2/2, देन y बराबर y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट के हमारे को निकालने होते हैं। तो हम x को ध्यान से देखो तो x कितना दिया हमारे पास 3। सो x1 कितना है 0 + x/2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। एंड सिमिलर वे में अगर हम y की बात करें तो -6 = 0 + y/2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12। तो हमारा 6, -12 आता है आंसर। सो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, सी। दोस्तों आपके ध्यान रखें, प्री बोर्ड चल रहे हैं। प्री बोर्ड को जो पेपर है प्री बोर्ड के, अधिकतर लोगों का मैथ हो गया होगा पेपर, उम्मीद करता हूँ। लेकिन इन पेपरों को आप जो है ज़रूर सॉल्व करें, ये आपके बोर्ड में बहुत हेल्प करेंगे। और एक वीडियो और है मेरी, जो एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल पूछे ही जाते हैं, उसकी भी मैंने वीडियो डाली है अपने चैनल पे। सो आप उसको देख सकते हैं, मेरे चैनल में जाके होम पेज पे वीडियो में वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें टोटली एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन से मात्र 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से या 3 क्वेश्चन, अगर इन्हें आप सही से पढ़ लेंगे तो आपका पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों यकीन मानिए कि पहले चैप्टर में सब कुछ आप कर पाओगे। और सेकंड ऐसे ही, मतलब मैंने अधिकतर चैप्टर से मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं कि आप अगर इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा और आपकी बहुत हेल्प होगी उसमें। सो दोस्तों हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, इन द सर्कल गिवन इन फिगर 1 द नंबर ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू टेंजेंट पी क्यू। हमारे पास एक टेंजेंट ऑलरेडी दे रखी है। सो पूछा है इसके पैरेलल में एक और टेंजेंट। सो हमें मालूम है इसके पैरेलल में एक टेंजेंट अगर हम खींचें तो इसी के जस्ट पैरेलल में कुछ ऐसे एक लाइन बनेगी। कहने का मतलब सिंपली ये है कि ये जो टेंजेंट होती है, हमेशा एक टेंजेंट के पैरेलल में टेंजेंट अगर हमें बनानी है तो सिर्फ एक ही बन सकती है और कोई नहीं बन सकती। तो इसलिए इसका ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। इसमें आंसर देख सकते हैं, इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू टेंजेंट पी क्यू इज 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपसे अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास पूछी है। सो इसको मैं थोड़ा सा हेल्प लेते हैं सॉल्यूशन की, क्योंकि इसमें हमें टेबल बनानी पड़ेगी। सो आप देखेंगे कि मीडियन के जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, सो मीडियन में आप देखेंगे कि क्लास फ्रिक्वेंसी जिसे हम एफ बोलते हैं, ये हमारा क्लास इंटरवल है। इसे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जिसे हम शॉर्ट में सी एफ बोलते हैं। सो जो पहला नंबर उसे यहाँ लिख देते हैं, इसमें इसे जोड़ते हैं 8 और 10 18, 18 में फिर 19 जोड़ेंगे, 37 में 25 और 62 में 8 और 62 में अगर 8 जोड़ेंगे तो ये 70। तो दोस्तों ये जो नंबर आता था वो इन सभी नंबरों का क्या था, सम था। तो हमारे पास कितना है 70। अगर हम 70 से डिवाइड देते हैं, मतलब मीन्स n/2 अगर कर दें हम लोग, n/2 का मतलब 70 का अगर हम 2 से भाग दें तो कितना आएगा 35। तो 35 आपको ये देखना है कि नॉर्मली कि वो किस संख्या में आता है, मतलब 35 से एक एवरेज कहाँ आता है। तो आप देखोगे 18 में हो नहीं सकता, 37 है तो बड़ी वाली संख्या में लेते हैं, तो हम इसमें देखेंगे 10 से 15 है। तो 10 से 15 देखने के बाद वो पूछ रहा हमसे कि अपर लिमिट क्या होगी मॉडल क्लास की। सो हम बोलेंगे इसमें आंसर कितना आ जाएगा 15। सो इसमें दे रखा आंसर हमारा कितना आ जाएगा 15।
ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो इसमें दे रखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि हमारी कौन सा है इसमें जो इवेंट नहीं होगा। सो इम्पॉसिबल इवेंट, सो हम बोलेंगे इसमें जो आंसर है 1, 1/2, नॉट डिफाइन एंड 0। तो हमारे पास बोलना पड़ेगा कि जो इम्पॉसिबल इवेंट है वो क्या है हमारा 0। तो हमारे प्रोबेबिलिटी में से पहला क्वेश्चन बड़ा आसान पूछा गया है कि इम्पॉसिबल इवेंट है जो हो ही नहीं सकता, तो 0 तो कभी आ ही नहीं सकती वैल्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स इन क्वेश्चन नंबर 11 to 15। सो क्वेश्चन नंबर हम 11 की अगर बात करें, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेकंड। उसे हमने सेकंड का नाम दिया है। सो इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है f(x) = ax² - k2x। अगर मैं वैल्यू 2 रख दूँ, a × 2 का स्क्वायर - 2 × 2, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी आनी चाहिए, 0। तो a × 4 - k4, सो 4 = 4a, तो a = आ जाएगा 4/4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। सो इसमें पूछा है वैल्यू ऑफ द a इज 1 बोलेंगे हम लोग। हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे, तो हम बोलेंगे सिमिलर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 14। इफ द रेडियस ऑफ टू स्फीयर इन देयर रेशियो, अगर मैं बात करूं यहाँ R1/R2 = 2/3 दिया है। सो हमसे पूछा है B1/B2 कितना होगा। सो अगर मैं आपको बता दूं B1/B2 जो है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ पर निर्भर करता है। सो B1/B2 = R1³ का होल क्यूब, तो 2/3 का होल क्यूब, तो 2 का होता है 8 और 3 का होता है 27। सो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 8/27। सो इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 पर। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 0 देन द पॉइंट ऑफ PQ एंड R आर। अगर हमारे पास मान लो एक PQR ट्राइंगल था, PQR, अगर इसका हमें एरिया अगर मान लो 0 हो जाए, सोचो तो ये जो पॉइंट है ये तीनों पॉइंट कहाँ लाई कर जाएंगे, PQR, तीनों की कहाँ लाई कर जाएंगे, एक ही लाइन पे, जैसे हम क्या बोलते हैं, को ले लिया। सो अगला स्टेप है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 16 to 20। इन फिगर 2 अब एक डायग्राम दिया गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एक टावर AC फ्रॉम अ पॉइंट B, द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर, सिंपली क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है वो आपका थोड़ा सा टफ बन जाता है। जब तक आपको क्वेश्चन में डायग्राम दिया है तो आप कहोगे आसान है, डायग्राम नहीं दिया है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस किए हैं तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कोई एक बार पढ़े और वो बिना पढ़े, मतलब पढ़ने के बाद वो रिवाइज ना करे तो बड़ा टेढ़ा हो जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो समझेंगे, एक एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। सो एंगल कितना दिया हमको 60 डिग्री, हाइट 20 दी है, हमसे ये डिस्टेंस पूछी है। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो आंसर देखेंगे आप लोग। ट्रिगोनोमेट्री में एक मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, हमेशा ट्राइंगल जो बनेगा वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, प्लस पॉइंट। सो ये है, और एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम जो इसमें यूज की जाती है, जैसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हमारे पास ये फार्मूले हैं, 2 फार्मूले जिन्हें हमें समझना है। और जनरली मैं आपको एक और हिंट दे दूं कि आपको अगर कुछ नहीं ज़्यादा मालूम है तो इसमें tan थीटा, और ये दोनों फार्मूले अक्सर करके लग जाते हैं इसमें कि tan थीटा रो।
इसमें हम देखेंगे tan 60 दिया है 20/AB। सो tan 60 की वैल्यू होती है √3। ए भी हमें दिया है 20। सो ये भी चाहिए तो 20/√3। अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, सो अगर इसका आंसर ये दिया तो ठीक, अदरवाइज आंसर थोड़ा सा बताते हैं, नीचे रूट नहीं होना चाहिए तो हम नीचे रूट हटा देंगे। तो 20√3/3 आंसर इसके चांसेस हैं आने होने के। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके पास 17वां, जो 17वां है ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, सो हमें ये पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि जो tan 40 डिग्री दिया है, सो ये tan होता है 90 - θ = cot थीटा, उसकी हेल्प से हम इसे देखते हैं। सो इसमें ये सिलेबस से कट चुका है। आई थिंक ये एनसीईआरटी की ट्रिगोनोमेट्री की 3rd एक्सरसाइज है, जिसमें आप देखोगे सो उसमें दिया है tan 90 - θ = cot थीटा। सिमिलर और वाला भी सेम क्वेश्चन है कि हम कैसे सॉल्व करें इसको, और देखते हैं इसमें। एक कॉइन है, उसको 2 बार उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स। अगर हम उछालें तो हो सकता है हेड हेड आए। अगर आपने मान लो कोई सिक्का है, एक बार उछाला फिर दोबारा उछाला, अब उस सिक्के में चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है दोनों हेड आ जाए, हो सकता है एक हेड टेल आ जाए, हो सकता है दोनों टेल आ जाए, हो सकता है एक टेल और हेड आ जाए। सो हमसे पूछा है कि गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स, दोनों टाइम्स हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चनों को अगर हम समझें तो नीचे हमेशा टोटल आता है, ऊपर जो आपको चाहिए वो आउटकम्स आता है। तो फेवरेबल आउटकम्स इट मीन्स सिंपली जो आपको चाहिए होता है वही हमारा क्या प्रोबेबिलिटी में आता है। सो हम उसे लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास एक हाइट है, स्लेंट हाइट है, मींस सिंपली एक कोन दिया गया है। सिंपली हम अगर कोन की बात करें तो एक कोन दिया गया है जिसकी रेडियस होती है h ये होती है, और इसे हम बोलते हैं l। सो l का फॉर्मूला होता है √h² + के r²। सो इसमें देखते हैं h दिया है आपको, r दिया है। इसमें फिर आपको हाइट पूछा है, तो स्लेंट हाइट दिया है 13 5। और अगर मैं आपसे बात करूं 5, अगर ये 13 है तो बीच में क्या आना चाहिए? ट्रिपलेट का फॉर्मूला बनता है, तो याद होना चाहिए आपको 5 12 13। इसी तरह मैं बोलूं ये 3 है, ये 5 है, तो बीच में क्या आएगा? तो याद होना चाहिए आपको 4। एक और ट्रिपलेट जो बेसिकली होता है, एक होता है 6, एक होता है 10, तो बीच में क्या आएगा? 8 हमारा। तो ये ट्रिपलेट हैं जो हमें 1 बाई 1 आते हैं, चीज़ें पूछी जाती हैं कि बताओ क्या हमें निकालेंगे। तो ये आपको कई हद तक हिंट करेगा आपको निकालने का। सो एक एपी का क्वेश्चन है, तो पहला फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो पूछा है मिडिल टर्म क्या होगा। तो मिडिल टर्म का सिंपल फॉर्मूला है कि दोनों का डी जो होता है वो क्या होगा? सेम, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो x अगर हम इसे सॉल्व करें तो x इधर देखें आप तो -6 x 8। अगर इसे थोड़ा सा और देखें हम लोग, सो x माइनस के 6 बराबर 8 माइनस के x। तो अगर ध्यान से देखो तो x + 6 = 8 - x, तो x इधर लाओगे तो 2x, 8 में से गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। सो मिडिल टर्म कितना आ जाएगा आपका? 1। नेक्स्ट पूछा है फाइंड द 11th टर्म ऑफ एपी। सो इसमें देखोगे कि जो हमारे पास दिया गया है ये फर्स्ट टर्म है a, एंड अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो सो दोस्तों एक d जो होता है ना, बड़ा टेढ़ा है मामला इसका। तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा -22 + के 27, तो हमारा d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। सो इसमें आप देखोगे कि a की वैल्यू है आपके पास -27, d की वैल्यू है 5, n की वैल्यू उसने 11 दे रखी है ऑलरेडी। तो ऐसे सॉल्व कर कितना आ जाएगा हमारे पास? 23 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास सेक्शन भी जो 2 मार्क्स के कैरी करते हैं, तो 21 to 26 देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सो इसके अगर हमें रूट्स निकालने हो तो रूट्स कैसे निकालेंगे, सो प्रोसीजर देखेंगे इसका हम लोग। 3x² माइनस के 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0। सो 3x² माइनस 4 को अगर हम फैक्टर करें तो तुम्हें मालूम होना चाहिए जो x² का कोफिशिएंट होता है वो और ये 4, इन दोनों का क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। 3 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो 12 के अगर हम फैक्टर ऐसे करें कि मान लो 4 इधर आ जाए और 3, तो 4 इंटू 3 को कितना लिख सकते हैं 2 बार रूट में। सो अगर हम इसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो 4 को भी हम कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो हम 2√3 इंटू 2√3 करें, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और अगर इन्हें हम जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4। सो वही इसमें देखोगे 3x² माइनस के 2√3x। आप ध्यान से समझें, इसके जो फैक्टर किए हैं उसने, तो फैक्टर करने के पीछे जो वजह है तो वो सिंपल है, सिंपल एकदम। तो उसने कैसे सॉल्व किए हैं उसको देखते हैं। एक सेकंड दोस्तों। सो देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगर जब हम इसके फैक्टर करते हैं हमें मतलब टोटली चाहिए 4√3, तो 4√3 कैसे आता है तो हम देखते हैं 2√3 इधर है, 2√3 इधर है। सो इससे जब हम √3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास √3x माइनस 2 बचेगा, इधर से 2 कॉमन लेंगे तो √3x माइनस 2 बचेगा। सो हम अब दोनों में क्या कॉमन है √3x माइनस 2, तो हम √3x माइनस 2 लेंगे और इधर √3x माइनस 2 बचा। सो सिंपली हम बोल देंगे। अगर हमें चाहिए कि इसके रूट्स क्या हैं, सो हमें मालूम है जो ये निकाला है और ये जो निकाले हैं दोनों को बराबर में 0 कर दें। सो हमने √3x माइनस 2 बराबर 0। सो x की वैल्यू कितनी आई 2/√3। सो दिस रूट इज रिपीटेड ट्वाइस, 1 for each repeated factor √3x माइनस 2। देयरफॉर द रूट्स ऑफ दिस, सो हम बोलेंगे इसके जो रूट्स हैं वो कितने हैं 2√3 और 2/√3। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है बहुत पूछा जाता है, मतलब आना लगभग इसके 99% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। या तो 6 की पावर n आ जाएगा, अदरवाइज 4 की पावर n। कोई भी इन दोनों में से एक आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे। सो इसमें देखोगे आप लोग 6 की पावर n। सो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मेनली, इसमें कैसे सॉल्व किया उसे हम समझने की कोशिश करें इसमें। सो आप देखोगे इफ द नंबर 6 पावर n फॉर एनी n वर टू एंड विद डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाई 5। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मेरे पास 10 है, अगर मैं इसमें बात करूं तो मेरे पास जो डिजिट होनी चाहिए ना वो 5 होनी ही चाहिए। बिना 5 के डिजिट में 0 आ ही नहीं सकता। सो ध्यान से, बिना 5 के फैक्टराइजेशन के वैल्यू 0 नहीं आ सकती, इसलिए 5 का आना कंपलसरी है। सो आप देखोगे मेरे पास जो 6 है वो 2 इंटू 3 होता है। क्या 2 इंटू 3 में 5 फैक्टर है या नहीं है? 5 फैक्टर नहीं है, इसीलिए दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n वुड कंटेन द प्राइम 5। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 6 पावर n का 2 इंटू 3 पावर n होता है। सो द प्राइम नंबर्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n आर 2 and 3। सो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन 6 पावर n। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 पावर n एंड्स विद डिजिट 0। सो सिंपल। हमसे अगले में पूछा गया बताओ एलसीएम कितना होगा इनका। सो एलसीएम निकालने के लिए आपको मालूम है 150 के फैक्टर 200 के फैक्टर करेंगे। तो एलसीएम हम जो लेते हैं, तो एलसीएम दोनों का अगर हम लें एलसीएम, तो हमारे पास 150 और 200, तो 2 पावर 3 315, तो टोटल ओवरऑल कितना आ जाएगा 600। बाई प्रोसेस सॉल्व करें, आंसर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो आपका एक क्वेश्चन है नंबर 23, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो पूछा है a और b की वैल्यू पूछा है सिंपली। सो आप देख सकते हैं a और b की वैल्यू को। तो tan a प्लस बी होता है √3, तो √3 tan 60 की, तो a प्लस बी बराबर 60। मतलब दोनों का सम कितना आना चाहिए 60। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है।
बी है 10 1 a माइनस बी और 1/√3, तो a माइनस बी और घटाने पे कितना आना चाहिए 30। सो सिंपली आप समझ लो a प्लस बी बराबर हमारे पास 60 है और a माइनस बी इक्वल टू अगर हमारे पास 30 है, b से b कट जाएगा तो 2a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 90, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। अगर हमारे पास a प्लस बी 60 है तो a की वैल्यू अगर 45 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। सो इस क्वेश्चन को आप अगर देखें तो हमारे पास a 45 है, b हमारा 15 है। नेक्स्ट दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ आर शोन इन फिगर इफ AB इक्वल टू 3, BC इक्वल टू 6, AC इक्वल टू 2/√3, A इक्वल टू 80 एंड B इक्वल टू 60 डिग्री, सो XY इक्वल टू 4√3, YZ इक्वल टू 12 एंड XZ इक्वल टू 6, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। Y की एंगल की क्या पूछ रहा है, एक वैल्यू पूछ रहा है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो 60 80 अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 140 और ये आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। सो अगर ये इधर देखो तो ये √3 इधर है तो √3 इधर है, अगर ये 3 है तो यहाँ 6 है, ये 6 है तो ये 12 है। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है, इसको इस डायग्राम को उठा के जहाँ 3 है उससे 6 के पास ले जाओ, लाइन को ध्यान से इस लाइन को उठा के यहाँ ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे और ये वाली हमारी नीचे रहेगी। सो जब ओवरलैप करेंगे मतलब सिमिलरिटी जैसा ये है वैसा ये कर देंगे दोनों सेम, तो हम बोलेंगे जो एंगल इस लाइन से अगर बन रहा होगा वो हमारा क्या होगा, एंगल होगा सिमिलर। अगर मैं इस डायग्राम को उठा के ऐसे अगर पलट दूं तो एंगल y की वैल्यू देखो कितनी आ रही है 60 डिग्री, कितना सॉरी 40 डिग्री आंसर आएगा हमारा। सो एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर बहुत बड़ा दिया है इसमें दोस्तों, आंसर हमारा कितना है 40 डिग्री है, तो आंसर देख सकते हो कितना है 40 डिग्री। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14 डिफेक्टिव बल्ब आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 98 गुड वंस। मतलब 40 हमारे पास डिफेक्टिव है, मतलब डिफेक्टिव मतलब सिंपली खराब, और 98 हमारे पास गुड वन है। It is not possible to just look at the bulb and tell whether it is defective or not. One bulb is taken out at random from this lot. Determine the probability that bulb taken out is a good one. So totally probability का क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है गुड वन की probability क्या होगी। सो हमें मालूम है कि 98 अपॉन अगर हम इन्हें जोड़ें 8 4 12 9 1 10 10 मीन्स 1, तो 112 आएगी हमारी। तो इसको देख लेते हैं आंसर क्या दिया गया है इसमें। सो हमारा 98 अपॉन 112 काटेंगे, अगर इसे हम काटेंगे तो 7/8 आ जाएगा। दोस्तों मीन बहुत ही आसान टॉपिक है आपका स्टैटिक्स। एक और दोस्तों आपको मैं बता दूं इम्पोर्टेंट, स्टैटिक्स में F1 और F2 आपने दो तो पढ़े होंगे वेरिएबल के क्वेश्चन कि दो वेरिएबल हैं तो उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक और थोड़ी सी हो सकता है वो टफ बनाना चाहे तो 3 वेरिएबल दे सकता है आपको। ये 3 वेरिएबल के क्वेश्चन जरूर एक बार देख लें कि कैसे ये सॉल्व होते हैं, क्योंकि ये जो है प्री बोर्ड में कुछ स्कूलों में दिया गया है 3 वेरिएबल का एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें सीरियसली कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो हो सकता है, नहीं तो मैं अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, अदरवाइज कमेंट करके मुझे बता दीजिए। मैं 3 वेरिएबल का एक स्टैटिक्स की अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि आपके अच्छे से अच्छे जो नंबर है उसमें एक इंक्रीजमेंट हो, एक इनहेंसमेंट हो, उसमें आप जो है ज़रूर पढ़ें इनको। 2 वेरिएबल के क्वेश्चन आसान आते हैं, 3 वेरिएबल का थोड़ा सा लेंदी और टफ पड़ जाता है। देखते हैं हम लोग। सो मीन पूछा है और दूसरे में पूछा है आपसे कि बताओ मोड क्या है। तो मीन और मोड दोनों को अब हम 1 बाय 1 देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सो आप इसमें देखोगे मीन
मीन को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, सिंपली ये हमारा क्या था, क्लास इंटरवल था, ये फ्रिक्वेंसी दी गई है। एक्स आई कैसे निकालते थे आपको मालूम है, इन दोनों को जोड़ते थे, जोड़ के फिर 2 से क्या कर देते थे भाग। 15 और 5 20, 20 का आधा कितना होता है 10, 20 30 40, इन दोनों का क्या करेंगे फिर मल्टीप्लाई, 10 दूनी 20, 20 चौके 80, 90 40, इनका सम निकाल लेंगे और इनका सम निकाल लेंगे। फिर जो है हम देखते हैं सिंपली 230/10, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास 23। सो हमारे पास मीन आ जाएगा 23। मीन बहुत आसान चैप्टर है, आसान क्या, स्टैटिक्स पूरा ही आसान चैप्टर है अगर हम समझें। हमारे पास अगला दिया गया है मोड का। तो मोड में, मोड का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उसे हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर मैं इससे बात करूं, ये हमारा F1 हो जाएगा, ये हमारा F0 हो जाएगा और ये हमारा F2 हो जाएगा। ओके, हमारे पास इसी में जो ये 400 है, अगर हम इस 400 की बात करें तो ये हमारे L की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, L को। अगर हम H की बात करें तो H हमारा होगा दोनों का डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा 200। हम इस फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू को, तो मतलब मीन्स सिंपल क्वेश्चन है ये, तो वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 480 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सेक्शन सी। जो सेक्शन सी हमारा 3 नंबर का पूछा जाता है नॉर्मली, तो समझते हैं इसे। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to ED plus BC. Then हमें ये प्रूव करना है कि कैसे आया। तो हमारे पास ध्यान से समझोगे तो इसको डायग्राम को, एक सर्कल है, सर्कल से टेंजेंट बनाई है चारों तरफ, और चारों तरफ से कैसे डायग्राम है वो आप देख सकते हैं। डायग्राम की हेल्प से आप समझेंगे इसको, तो हमारा ये एक तरह से प्रूविंग क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर अगर हम देखें, सो इन द गिवन फिगर quadrilateral ABCD is circumscribing the given circle and its sides are touching the circle at P, Q, R and S. We have to prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. हमें ये क्या प्रूव करना है। So we know that length of tangent drawn from a point to a circle are equal. Therefore the from figure we have dr is equal to ds, cr is equal to cq, as is equal to ap and bp is equal to bq. So हम देखते हैं now लेफ्ट हैंड साइड, सिंपली जो लेफ्ट हैंड साइड है उनको हम क्या कर देते हैं, सबको सम कर देते हैं। तो हमें चाहिए ए बी प्लस सी डी, सो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। सो हम देखेंगे कि ए पी को हम क्या बोल सकते हैं और इनको बाकी जो डिजिट हैं उनको क्या क्या हम बोल सकते हैं। तो ए पी को हमने बोला ए एस, ये रहा, बी पी को बोला बी क्यू, सी क्यू और डी एस। इनको हमने क्या देखा कि कुछ फिर डायग्राम से समझे। जो ए डी है वो क्या होता है ए एस प्लस डी एस, बी सी क्या होता है बी क्यू प्लस सी क्यू। सो हमारे पास आ जाएगा, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि कैसे हम इसे प्रूव करने का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। हमारे पास दो नंबर हैं, तो दो नंबर हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 26 है। और अगर हम बात करें डिफरेंस 26 है एंड लार्ज नंबर एक्सीड्स द थ्राइस ऑफ द स्मॉलर बाई 4, सो फाइंड आउट द, एंड एक इक्वेशन सॉल्व करनी है। सो इसमें हम मानेंगे कि हमारे पास जो लार्ज नंबर है उसे y मान लेते हैं, स्मॉलर नंबर को x मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो उसने बोला द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26, सो y माइनस एक्स इक्वल टू 26। एंड सेकेंड बोला है जो लार्जर नंबर है वो हमारा छोटे का 3 गुना और उससे 4 ज़्यादा है। तो इक्वेशन नंबर 2 हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम x और किसकी y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11 एंड y की वैल्यू कितनी 37। तो ये दोनों नंबर क्या हमसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक और जो इक्वेशन थी, सिंपली लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो वो कैसे सॉल्व किया गया उसे देख लेते हैं। 2/x प्लस 3/y, जब भी नीचे x और नीचे y आ जाए तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक को p मान लेते हैं और एक को q। जहाँ mn मान सकते हो, ab मान सकते हो, जो मर्जी है तुम्हारी। तो 2p प्लस 3q 3, ये जो दो इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे।
सो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सो आपको ये इस मेथड से सॉल्व नहीं करना, आपको या तो सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन से, दोनों में से कोई एक मेथड लगा लेना। उनसे एक्स और वाई की वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो दोस्तों इसको बड़े ही ध्यान से, एक्स और वाई की वैल्यू में कहीं कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि आपके 3 मेथड होते थे एक्स और वाई को सॉल्व करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्रॉस जो है वो आपके सिलेबस से कट चुका है, सो इसलिए हमें अब उसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दोस्तों 29 बेहद आसान क्वेश्चन है। प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे मतलब मैंने बोला ना कि फर्स्ट चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, अगर उनको आप देख लेते तो ये पेपर में बहुत हेल्प करते हैं। इवन आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं तो प्री बोर्ड में भी आपके ये बहुत हेल्प करेंगे। आप अगर पेपर से पहले ये चीज़ें आप समझ जाओगे तो कौन कौन से, दोस्तों आपकी जो किताब है ना 10th की, वो 10th की ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत सिलेबस बहुत हद तक कट चुका है। अगर इस सिलेबस में भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो उन क्वेश्चनों को एक बार प्रैक्टिस कर लो तो बच्चे अच्छे नंबर तो उनसे ले आएंगे एनसीईआरटी से। जिनको थोड़ा सा एक प्रोसेस चाहिए, जिन्हें टॉपर वाली कंडीशन चाहिए, तो वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की, बाकी नॉर्मल एनसीईआरटी से भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। और अगर वही कि अलग से क्या मेहनत करें तो अलग से आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं। अब तो मार्केट में क्वेश्चन बैंक बहुत आ चुकी हैं, ओसवाल की है, अरिहंत की है, एजुकार्ट है। आप जो है जिन बुक से सॉल्व करना चाहें उन बुक से सॉल्व करें, क्योंकि सब में PYQ क्वेश्चन ही होते हैं। जो सी बुक आपको सस्ती पड़ती है उस बुक से आप सॉल्व करें और उसी से सॉल्व करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन रटाया है तो आप इसको खुद ही देखें कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कृष्णा हैज एन एप्पल orchard which has a 10 by 10 size kitchen garden attached to it. She divides it into 10 by 10 grid and puts soil and manure into it. She grows a lemon plant at A, coriander plant B, an onion plant C, and a tomato plant D. Her husband Ram praised her kitchen garden and points out that on joining A, B, C, and D, they may form a parallelogram. Look at the below figure carefully and answer following questions. सो इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके हमें 1 by 1 आंसर देने हैं। तो एक डायग्राम दिया गया है। सो डायग्राम में देखोगे ए के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अगर हमें ए के कोऑर्डिनेट चाहिए तो ए के आएंगे 2,2। सिमिलर वे में बी के चाहिए तो 5,4। सो पहले एक्स लेते हैं देन वाई लेते हैं, तो 1 by 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लांट ए बी सी डी। सो आप देखोगे ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या क्या दिए हैं। ए के कोऑर्डिनेट हैं, बी के दिए, सी और डी के दिए हैं। सो सेकंड में पूछा फाइंड वेदर ABCD इज पैरेललोग्राम और नॉट, तो ABCD की पैरेललोग्राम है कि नहीं। सो इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे कि AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, NDA निकालेंगे। सो आप देखोगे कि इसमें जो है दिया गया है AB, BC, CD, NDA ऑल आर क्या है आपके इक्वल दे रखे हैं। सो BC दैट द साइड्स AB, BC, CD and D आर इक्वल इन लेंथ, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हमारे पास दिया गया पैरेललोग्राम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक AP का क्वेश्चन दिया गया है कि कैसे हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, then find the 21st term of AP. सो इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, कैसे हमें सॉल्व देखना है और कैसे आंसर आएगा। सो आप देखोगे इसमें नॉर्मली S14 की वैल्यू दी है, A दिया है, A21 पूछा है, तो SN का फार्मूला लगा देंगे और SN का फार्मूला लगा के देखते हैं कि उसने जो क्वेश्चन को प्रोसीजर है फॉलो किया है कि नहीं। SN = n/2 2a + n - 1 × d। तो दोस्तों यहाँ क्या है, एक ब्रैकेट आएगा,
n-1 इंटू डी। सो वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख के हम यहाँ से डी निकालेंगे, तो डी की फॉर्मूला हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, ए एन निकाल लेंगे। तो ए एन की ए एन मतलब 21 वाला टर्म कितना आ जाएगा, 210। ऊपर वाला दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब कंस्ट्रक्शन का है, आउट ऑफ सिलेबस। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन कितने कट चुके हैं, 1 2 3 क्वेश्चन आपके कट चुके हैं कि आपके जो है ये सिलेबस से बाहर के हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 33 जो हमारा एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ये कंस्ट्रक्शन है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। पहले आता था, पहले एक क्वेश्चन कंफर्म आता था लेकिन अब हटा दिया गया कंस्ट्रक्शन से। सो नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास एक अगला क्वेश्चन आ चुका है 33। कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए, हमें क्या प्रूव करना है। सो आप पहले क्या लोगे, LHS। तो कॉसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए एंड कॉस ए। तो कॉसेक ए को लिख देंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा साइन ए माइनस के कॉस ए। सो हम मालूम है जो साइन ए इंटू कॉस ए आया और 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, पूरे को ऊपर को उठा कहाँ ले जाए, नीचे। तो दोस्तों ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसे सॉल्व करें, आपके बोर्ड में बहुत हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग एन फिगर 4th में ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 20, OA is equal to 7, then find the area of the shaded region. तो इसमें आपसे shaded region का एरिया पूछा है। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इसमें सॉल्व किया गया है। दूसरे में भी फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, तो कैसे सॉल्व किया उससे देख लेते हैं। आसान वे है। फॉर बिगर सर्कल OA दिया है इसमें, अगर हम OA की बात करें, डायामीटर दिया, OA बिगर सर्कल के लिए OA दिया है, तो मतलब छोटे के लिए डायामीटर है। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्मॉलर एंड 2 टाइम्स ऑफ एरिया सेगमेंट OCB। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 133/2 या फिर 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों कैलकुलेशन है, अधिकतर कैलकुलेशन तो मैं खुद करनी है, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ जहाँ कंसेप्ट की ज़रूरत है वहाँ कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो ABCD इज ए स्क्वायर विद साइड 7, देन लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिस, डायमीटर ऑफ द सर्कल डायगोनल ऑफ स्क्वायर। सो ABD आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो उनको हम क्या कर देते हैं, घटा देंगे, तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सेक्शन डी जो कि हमारे पास 4 मार्क्स का है, तो देखते हैं क्या क्या इसमें दिया है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास 2 जीरोज दी गई हैं। आपके पास ये बाई क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन है। आई थिंक अगर ध्यान से समझें तो ये इतना इम्पोर्टेंट अब नहीं है कि आए। हाँ आप पढ़ सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 रूट दे रखे हैं और इनके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम लगेगा, डिवीजन से आपको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। तो डिवीजन मेथड आपका नॉर्मली जहाँ तक कट चुका है सिलेबस से कि ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक तो दे सकते हैं लेकिन उससे ऊपर नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सील लेवल द एंगल्स ऑफ द डिफ्रीशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 and 40 if the ships are on of the opposite sides of the lighthouse then the find the distance between the 2 ships।
तो इनका जो डायग्राम है उस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। सो समझेंगे आप, ये दो शिप हैं और बीच में एक लाइट हाउस है जहाँ से एक 45 और एक 30 डिग्री 75 इसकी हाइट है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी और डी पूछा है। मेनली पहले ये निकालेंगे ये दोनों, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मेनली क्या निकालेंगे, बी सी एंड बी डी दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास दोनों के बीच की हाइट आ जाए कितनी, 75 इन ब्रैकेट 1 प्लस √3 मीटर। अगला एक क्वेश्चन है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो प्रूव करना है दोस्तों। ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कैसे सॉल्व करना है इसे हम समझें। ए बी सी डी एक ट्राइंगल है जिसमें ई एफ डी क्या है, हमारे पास एक लाइन डाली गई है और वाले में। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको समझेंगे। कंस्ट्रक्शन दो पार्ट हैं इसके, कर लेंगे। ये थ्योरम है आपकी, थ्योरम आपको नॉर्मली याद रखनी है कैसे हमें ये सॉल्व करना है। तो इस थ्योरम को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको ये खुद ही देखनी होगी। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन है जो ये 9 सॉल्व करना है, 9ab² वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कंटेनर ओपन एट द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है ये क्वेश्चन हमारा। Two water taps together can fill a tank is 9 hole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less the smaller. तो ये theoretical क्वेश्चन है, इसे हम जरूर सॉल्व देखेंगे कैसे करना है। सो हमारे पास मान लो let A and B the time taken by the smaller and larger diameter, fill in the blanks, since both the taps together can fill the tank in। तो हमारे पास 9 होल 3/8 आवर्स, सो इसे सॉल्व करेंगे तो 75/8। सो हमारे पास 1/A प्लस 1/B = 1/75/8। 1 घंटे में कितना हमारा बढ़ सकता है टंकी। सो दो टैप हैं हमारे पास, एक टैप ए है एक टैप बी है, तो दोनों इस तरह से हमारे बनेंगे। टैप विद लार्जर डायमीटर अगेन क्या है, लेस देन 10 आवर्स है, तो लेस देन 10 आवर्स कर देंगे। तो 1/B = 1/A - 10। सो इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो ए की वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 25 आवर्स। ए नॉट इक्वल टू 15/44 आवर्स बिकॉज बी बिकम्स नेगेटिव। सो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आवर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो अभी हमारा था उसमें देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो एक रेक्टेंगल है, तो उससे साथ समय से सॉल्व करेंगे। मेंस क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उन्हें हमें सॉल्व आना चाहिए कि हम उन्हें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो इसमें भी वही है कि दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी, तो जो पॉजिटिव होगी उसे हम कंसीडर करेंगे। ड्रॉ ए लेस देन गिव फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखोगे कि ये क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मेनली वो चीज़ हम समझेंगे। तो इसमें जो दिया गया है डायग्राम, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो सिंपली वो हमसे ये कहना चाहता है कि भैया हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी और मीडियन का डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ड्रॉ ए लेस देन गिव ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मेनली डायग्राम आपसे पूछा गया है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। सो पूछा है कि 0 से 10 में कितना होगा, 10 से 20 में कितना होगा, उस हिसाब से डायग्राम हमारा सॉल्व किया गया है। तो मीडियन निकालना है मेन चीज़, इसमें क्या निकालना है आपको, मीडियन। तो इस तरह से क्वेश्चन हमको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका कुछ डायग्राम इसी तरह से सॉल्व होंगे। तो मेन चीज़ क्या है, आपको मैं बताऊं, आपको बोर्ड नज़दीक है,
टाइम बहुत कम है दोस्तों आपके पास। आप सीरियसली पढ़ाई करिए, आप एक टाइम टेबल खुद का सेट करिए, जिस हिसाब से आप पढ़ सकें उस हिसाब से आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए। तो मेन चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ जो आपको करना है, तो एक तो आप अपना सुबह जल्दी जग के एक टाइम टेबल सेट करें। तो मैं इसका हमेशा समर्थक रहता हूँ कि एक टाइम टेबल आपको बनना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए पढ़ाई में। मजाक मतलब फ़ोन दूर रख दो आप अपना। अगर फ़ोन से सॉल्व कर रहे हो तो आप जो है अपना वीडियो के थ्रू आप जो है अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, सैम्पल पेपर सॉल्व करें। तो ये चीज़ आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। PYQ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये सब चीज़ें आपको सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस टाइम, क्योंकि सिलेबस लगभग सबका कवर हो चुका है, रिवीजन भी सबका हो चुका है, प्री बोर्ड स्टार्ट होने का मतलब सब कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आपको अब 1.5 से 2 महीने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको।